हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार चौहान एक बार फिर आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मुगल वंश की स्थापना एवं बाबर के विषय में जानने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम बाबर के पुत्र यानी हुमायूं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हुमायूं के विषय में एक बात तो पहले क्लियर समझ लीजिए कि हुमायूं ने मुगल वंश को पुनर्संस्थापित किया है। यानी कि बाबर अगर मुगल वंश का संस्थापक है तो हुमायूं मुगल वंश का पुनर्संस्थापक है। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य में, मुगल वंश में हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक है और 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश का शासन चला है और फिर 1555 से 56 तक हुमायूं का शासन है। इसका साफ मतलब कि मुगल कमजोर पड़े और उन्हें यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा और फिर से संघर्ष करके किसी तरह से मुगल वंश की पुनर्स्थापना की गई है। किसके द्वारा? तो हुमायूं के द्वारा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के माता का नाम महामनगा था, पिता बाबर। हुमायूं का वास्तविक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद, उपनाम इनका हुमायूं है। जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ है। इनके भाई हैं कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब की सूबेदारी दी जाती है। अस्करी को संभल की सूबेदारी दी जाती है और हिंदाल को अलवर की सूबेदारी दी जाती है। व्यक्तिगत खर्च के लिए ये जागीर प्रदान की गई थी। हुमायूं ऐसा शासक था जो ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था और ज्योतिष में विश्वास करने के कारण वो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। जैसे रविवार को वो पीला पहनता था, शनिवार को काला पहनता था, सोमवार को सफेद पहनता था। भाइयों के बीच ये जो बंटवारा था, सूबेदारी थी, ये तुर्की मंगोलियाई पद्धति के अनुसार किया गया था। जब 1540 में हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ा और वो यहाँ से सिंध प्रवास करते हैं, तो सिंध प्रवास के दौरान वहाँ के शासक तहम अस्पा ने सशर्त सहायता करने का आश्वासन दिया था। तो सशर्त शर्तें क्या थी? तो शर्तें 2 शर्तें थी। पहला, ये लोग सुन्नी मुसलमान थे, सिया धर्म मानने का, यानी कि आपको सिया धर्म मानना होगा। और दूसरा, कंधार जीत कर देने का, यानी कि सिंध शासक ने 2 शर्तों के साथ इनको प्रश्रय दिया, अपने यहाँ प्रवास दिया, साथ ही साथ इनकी सहायता की। मुगल काल में हम बहुत जोर शोर से एक शब्द सुनते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास। तो इस बात को यहाँ क्लियर कर लीजिए कि बाबर और हुमायूं के समय में दीवाने आम एवं दीवाने खास नाम की कोई संस्था नहीं थी। पीने का पानी की व्यवस्था करने वाला विभाग जो था वो आबदार खाना कहलाता था और हथियारों के विभाग की तैयारी करने वाले को कुरखाना कहा जाता था। सर्वप्रथम कारवां खां एवं बाद में मुनीम खां को वजीर नियुक्त किया गया। टार्डी वेग खान ने पुत्र जन्म का समाचार सुनाया। ये पुत्र कौन है? तो यही अकबर है। इसके विषय में हम लोग आगे जानेंगे कि किस तरह का समाचार, वो अकबर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कहाँ खबर आता जाता है, कैसे कैसे खबर पहुंचता है। बड़ा ही मजेदार ढंग का वो खबर होगा। ठीक है। तो 1520 में ये बदखसा का सूबेदार है। 1520 में बाबर धीरे धीरे करके प्रवेश कर रहा है। कहाँ? तो भारत में। और 1520 में ही यह बदखसा का सूबेदार बना है। 1529 में आगरा आगमन होता है। 1530 में इनका राज्याभिषेक होता है। 1532 में कालिंजर पर आक्रमण किया जाता है। गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। जिस महमूद लोदी को बाबर ने भी हराया था, ठीक उसी महमूद लोदी को 1532 में दोहरिया नामक स्थान पे हुमायूं ने भी पराजित किया। क्यों?
क्योंकि नुहानियों के साथ मिलके मोहम्मद लोदी फिर से एक बार संगठित होने का प्रयास कर रहा था और वो फिर से वो मुगलों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जिसे दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं ने पराजित किया। 1533 में दीन पनाह का निर्माण किया। दीन पनाह का निर्माण क्यों किया भाई? तो ये अपने मित्रों और शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए। तो एक ही साथ एक ही निर्माण से अपने मित्र को भी प्रभावित किया जा सकता है और अपने शत्रुओं को भी प्रभावित किया जा सकता है। किसके निर्माण से? तो दीन पनाह के निर्माण से। इस दीन पनाह को याद रखिएगा। अभी इसी वीडियो में हम लोग दीन पनाह को फिर से एक बार चर्चा करेंगे। 1534 में बिहार के मोहम्मद जमान मिर्जा एवं सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को दमन किया जाता है। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर घेरा डाला। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर घेरा डाला। उस वक्त चित्तौड़ का जो शासक था राणा विक्रमादित्य, वो अल्पवयस्क था और वास्तविक शासिका कर्णावती थी। यानी कि चित्तौड़ का शासक जो है विक्रमादित्य, वो अल्पवयस्क होने के कारण वास्तविक शासन सत्ता कर्णावती के हाथों में थी। तो कर्णावती के हाथों में थी। बहादुर शाह ने तुर्की के तोपची रूमी खां से तोपखाने का निर्माण करवाया था। इसमें एक बड़ा ही मजेदार कहानी छुपा हुआ है। हम लोग सावन के अंतिम दिन, जिस दिन सावन का पूर्णिमा होता है, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और वो रक्षाबंधन का त्योहार यहीं से उत्पन्न हुआ है। होता यह है कि कर्णावती बहादुर शाह से जंग लड़ने में असमर्थ है और वो मदद चाहती है। मदद करेगा कौन? तो मदद के लिए वो हुमायूं के पास गुहार लगाती है और हुमायूं को एक लिफाफा भेजती है। उसमें मदद के विषय में जिक्र है और साथ ही साथ उसी लिफाफे में एक धागा भी है, जिस धागा को वो हुमायूं को बांधने के लिए कहती है कि ये जो है, हम आपको भाई के तुल्य मान रहे हैं और आपकी रक्षा जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपको भी हमारी रक्षा करनी होगी। एक भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए, ये नीति कहता है, ये कर्तव्य है और यही धर्म भी है। तो हुमायूं ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेना तो नहीं भेजी, लेकिन उसके मन में कर्णावती के प्रति ये भाव आया, चूंकि बहादुर शाह गुजरात का शासक है और अफगानी है और साथ ही साथ मुगलों का बहुत बड़ा शत्रु है, जिस कारण हालांकि चित्तौड़ भी मुगलों के शत्रु हैं, लेकिन बड़ा शत्रु कौन है? तो बड़ा शत्रु अफगानी शासक बहादुर शाह है। तो जिस चलते हुमायूं ने इस बात को स्वीकार किया और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ, जो आज भी हिंदू धर्म में बड़े ही हर्षोल्लास से भाई बहन एक दूसरे के साथ मनाते हैं। भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है और बदले में भाई अपने बहन की रक्षा की सौगंध खाते हैं। अगले ही साल 1535 में सहारनपुर में हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया। ये तो हुआ हुमायूं के द्वारा जीते गए युद्ध, या वो युद्ध जिसमें हुमायूं ने का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन बहुत कम ही एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछे क्या जाते हैं? मोटे तौर पे सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जिसमें हुमायूं की हार हुई। तो हार कब हुई है? कौन से युद्ध में हुई है? तो एक युद्ध है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया। शेर खां के हाथों हुमायूं की हार हो जाती है। शेर खां के द्वारा यही शेर शाह की उपाधि धारण की जाती है। पहले शेर खां मात्र एक सिपाही से धीरे धीरे तरक्की करते हुए यहां तक पहुंचा है अफगानियों के सहयोग से, और अब शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण कर चुका है। चौसा के युद्ध के पूर्व हुमायूं गौर में ठहरा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। युद्ध के पूर्व मौनगिर में हुमायूं ने संपूर्ण सेना को गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर हस्तांतरित करने की भूल की थी। 25 जून को शेर शाह ने घोषणा की कि वह विद्रोही जनजाति के नेता महारथ चेरो को दबाने जा रहा। अब ये महारथ चेरो कहाँ है? तो ये महारथ चेरो
पलामू प्रमंडल में पड़ता है। वहाँ की एक जनजाति है, विद्रोही जनजाति उस समय की थी, चेरो जनजाति। आज भी ये चेरो जनजाति वहाँ पाई जाती है। तो इसने घोषणा की 25 जून को कि मैं महारथ चेरो को दबाने जा रहा हूँ, और 26 जून को अचानक रात्रि में ही तीनों तरफ से हुमायूं की सेना पे आक्रमण कर दिया जाता है, धावा बोला जाता है, जिसमें ज्यादातर हुमायूं के सैनिक मारे जाते हैं और बहुत हद तक सैनिक जो है वो गंगा नदी में कूद जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जून का महीना है और जून के महीने में बिहार झारखंड वाले इलाके में 10 से 12 जून तक मानसून आ जाता है और नदियां उफान पे हो जाती हैं। और ये युद्ध 26 जून की घटना है, इसका मतलब कि नदी बहुत ही उफान पे होगी। हुमायूं भी नदी में गिरता है और हुमायूं की रक्षा एक निजाम नामक भिस्ती ने बचाई। इस निजाम नामक भिस्ती को आगे चलकर हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। कई बार एक जो ट्रेन में बिकता है किताब कि एक दिन का शासक कौन, उसने क्या किया, इसने क्या किया, तो ये भी बात सच्चाई है कि निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई और उसी निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक घोषित किया। और उसने भी एक दिन में ऐसा कर दिखाया कि अपने आप में उसने अपने नाम को अमर कर लिया। कैसे? इतिहास में अपने नाम को कैसे अमर किया? उसने एक ही दिन में चमड़े का सिक्का जारी करके अपने नाम को अमर कर लिया। दूसरा युद्ध है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक अगले साल 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। इसमें भी हुमायूं की हार होती है। जंग में हुमायूं के साथ हिंदाल एवं अस्करी भी था। हुमायूं का सेनापति मिर्जा हैदर था। हुमायूं का इस युद्ध के बाद हुमायूं का सिंध प्रस्थान होता है। कहा यह भी जाता है कि हुमायूं के भाई अक्सर गलती किया करते थे और हुमायूं उनको माफ कर दिया करता था। एक व्यक्तिगत रूप से किसी भाई को माफ करना उदारता कही जाएगी, मानवता कही जाएगी, लेकिन किसी गद्दार को माफ करना किसी राजा को शोभा नहीं देता है। तो इन युद्धों में हुमायूं के हार का कारण कुछ इतिहासकार उसके भाइयों के द्वारा विश्वासघात को भी कहा गया है। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं प्रस्थान करता है सिंध की ओर, और प्रस्थान के दौरान 1541 में, अगले साल 1541 में, यानी हुमायूं राजा नहीं है, वो अब धीरे धीरे सिंध की ओर बढ़ रहा है, सिंध प्रस्थान कर रहा है, क्योंकि ये इलाका अब उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। और 1541 में ही हिंदाल के गुरु, हिंदाल उनके भाई का नाम है, हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हामिदन बेगम से विवाह होता है हुमायूं का। सिंध प्रवास में पहले ही हम लोग ये समझ चुके हैं कि सिंध के जो शासक हैं तहम अस्पा ने 2 शर्तों के साथ हुमायूं की सहायता की थी। पहला शर्त क्या था? याद कीजिए, पहला शर्त था सिया धर्म मानने का। दूसरा शर्त क्या था? तो काबुल जीतकर देने का। और ठीक होता भी वैसा ही है। 1545 में काबुल एवं कंधार पर अधिकार कर लिया जाता है हुमायूं के द्वारा। इस सिंध प्रवास के दौरान ही हुमायूं की भेंट होती है किनसे? तो हुमायूं की भेंट होती है बैरम खान से। यही बैरम खां आगे जाकर अकबर का संरक्षक भी बनेगा। तो बैरम खां की भेंट कहाँ हुई है? तो सिंध प्रवास के दौरान। किनके साथ? तो हुमायूं के साथ। 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया जाता है। अब देखिए, काबुल कंधार पे कब्जा कर लिए, लाहौर पे कब्जा कर लिए, अब धीरे धीरे किधर आना है? तो भारत की ओर आना है। 40 से 45 तक शेर शाह सूरी ने शासन किया। 45 के बाद उनके बेटे का शासन आया और हुमायूं ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध शेर शाह के अलावा नहीं हारा। यानी कि शेर शाह के अलावा किसी के भी साथ हुमायूं की युद्ध हुई और उस युद्ध में वो जीता। हुमायूं को एकमात्र हराने वाला शेर शाह कब? तो 1545 में उसकी मृत्यु हो चुकी है।
अब भारतवर्ष में भी उनके उनके पुत्रों का शासन है, तो धीरे धीरे वो भारत की ओर बढ़ेगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 मई 1555 को। इसमें हुमायूं एवं नसीब खां एवं तातर खां के बीच युद्ध होता है। हुमायूं की जीत होती है और पंजाब पर अधिकार हो जाता है। पंजाब का मतलब तत्कालीन पाकिस्तान के साथ साथ वर्तमान पंजाब भी, भारतवर्ष का पंजाब भी। सरहिंद का युद्ध होता है 22 जून 1555 को। सिकंदर सूर एवं बैरम खां के मध्य ये युद्ध होता है। ये सिकंदर सूर कौन है? तो ये सूरवंशीय है। तो सिकंदर सूर एवं बैरम खां के मध्य, जिसमें बैरम खां की जीत होती है और भारत पर फिर से एक बार हुमायूं का अधिकार हो जाता है। लेकिन ठीक अगले ही वर्ष यानी 1556 को दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये दीन पनाह, मैंने पहले कहा था ना कि दीन पनाह याद रखिएगा। ये दीन पनाह है क्या? तो ये दीन पनाह एक लाइब्रेरी है। अगर कभी पूछा भी जाता है कि इतिहास में वह शासक कौन सा है जो लाइब्रेरी साथ में लेके चला करता था, यानी हुमायूं जहां भी जाता था तो लाइब्रेरी साथ में लेके चलता था। लेकिन जो व्यक्ति लाइब्रेरी साथ में लेके चले तो उसकी सेंट्रल लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी होगी। तो ये दीन पनाह उसकी सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ रखे गए हैं और वो बहुत ही अध्ययन किया करता था और सभी को प्रभावित करता था। उस दीन पनाह से उनके शत्रु भी प्रभावित होते थे, उनके मित्र भी प्रभावित होते थे और अंत में वह दीन पनाह की सीढ़ियों से ही गिरकर मर गया। अब बारी आती है कि उनके पिता के लिए इलियट ने कुछ कहा था, इनके लिए भी कुछ कहा गया है। इनके लिए लेनपुल ने कहा है, लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा, हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़क कर ही इस धरती से, इस जीवन से मुक्ति मिली। तो ये है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम अकबर पे चर्चा करेंगे और अकबर पे चर्चा करेंगे तो हो सकता है अकबर का वीडियो 1, 2, 3 हो सकते हैं, क्योंकि अकबर को एक वीडियो में समेटने से दिमाग हैपाजाइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग उनकी धार्मिक नीति, उनकी सैन्य नीति, उनकी विदेश नीति का भी अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ उनके साम्राज्यवाद का अध्ययन करेंगे, उनकी हिंदू नीति का अध्ययन करेंगे। तो बहुत कुछ है अकबर में जानने समझने को। इसलिए इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।